Hello and very good morning to all of you. This is Richa Ojha, डाइट लेक्चरर सोनभद्र। और ये जो वीडियो है DLED सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था DLED सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड, उस एज एन इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको क्या क्या देखने हैं आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस के अनुसार। और उसमें फिर हमने देखा था वाई इंग्लिश, आखिर इंग्लिश टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कौन कौन सी वैसी स्किल्स हैं जिन्हें लैंग्वेज टीचिंग के माध्यम से हम बच्चों में डेवलप करते हैं, कौन सी रिसेप्टिव स्किल्स हैं और कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे जो है आपका पहला मेथड, वो है बाइलिंगुअल मेथड। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है बाइलिंगुअल, हम कई बार कहते रहते हैं और फिर से कहेंगे कि किसी भी चीज़ को, कोई भी नई चीज़ जब आपके सामने आती है तो उसको जो सबसे पहला इम्प्रेशन या उसको समझने की सबसे पहली कोशिश उस वर्ड को तोड़ के करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है बाइलिंगुअल, लिंगुअल यानी कि चूँकि आप इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड ये लेक्चर्स या टॉपिक्स यहाँ पे डील किए जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि लिंगुअल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसके आगे है बाई, जिससे हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ दो की बात की जा रही है। बाइलिंगुअल मेथड, आप इसको द्विभाषी कह सकते हैं अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो। अब बाइलिंगुअल मेथड है, सबसे पहले विद इन कोट्स ये मेथड है, ये अप्रोच नहीं है। आपको पहले ही एक थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि अप्रोच जो है ब्रॉडर है, मेथड जो है उसके अंदर आ जाता है। एक मेथड का एक कोई निश्चित अप्रोच ज़रूर होगा और एक अप्रोच में कई रिलेटेड मेथड्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइलिंगुअल मेथड। जैसा कि हमने इसके वर्ड को एनालाइज करके ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें हम दो भाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक रीसेंट मेथड है, ये एक बहुत पुराना या ट्रेडिशनल मेथड ना हो के रीसेंट टाइम में डेवलप किया गया है। इसके डेवलपर हैं CJ डॉटसन। अब ये जो भारी भरकम से वर्ड्स हैं जिनका स्पीच मतलब हमारे बोलने से जिनकी स्पेलिंग्स क्लियर आपको नहीं हो रही होंगी, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। इससे रिलेटेड जो एक स्लाइड्स का PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब इस मेथड पे अगर हम आगे बात करें तो दिस मेथड इज़ अ मिडवे, ये एक बीच का रास्ता है। अब बीच का रास्ता तो किन दिनों दो चीज़ें होंगी जिनके बीच में ये आएगा, तो वो दो मेथड कौन से हैं जिनके ये बीच का है। मतलब दिस इज़ अ मिडवे बिटवीन टू ओल्ड मेथड्स, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अब चूँकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का नाम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में आपको ये दोनों मेथड्स पढ़ने हैं। और चूँकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच का ये मिडवे है, तो वो जो दोनों मेथड्स हैं यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों क्या हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है, अब देखिए इसके वर्ड्स के हिसाब से समझिए। इसमें ग्रामर भी है और ट्रांसलेशन भी है। ये इंग्लिश टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ट्रांसलेशन के थ्रू दूसरी भाषा बच्चों को सिखाते हैं और उसमें आप ग्रामर का भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये जो आपका मेथड है ये मान के चलता है कि अगर आप बच्चों के मदर टंग के साथ, मदर टंग तो सबको उनकी आती ही है, अगर आप कोई एक फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जिसको यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आप सिखाने चलते हैं, तो उसको आप उनकी मदर टंग के ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप क्लासरूम में, और ये जो सबसे बेसिक मेथड हम जनरली यूज़ भी करते हैं, आप कोई भी नया चीज़ या कोई भी नया वर्ड, नया सेंटेंस इंग्लिश का अगर आप सिखा रहे हो, सिंपली आप क्या करेंगे, उनकी मदर टंग में पहले उनको सिखाएंगे, इसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बताएंगे। और इस मेथड में ग्रामर को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इसमें जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सेकेंड मेथड जो आया है एज अ रिएक्शन, जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसके रिएक्शन के रूप में एक और मेथड आया, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं या जिसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये था कि जब हम
ट्रांसलेशन मेथड से या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे है कि कितने एक्यूरेटली और कितना एक्यूरेट ग्रामर लगा के हम सही सही शुद्ध शुद्ध लिख ले रहे हैं, जबकि इस चक्कर में फ्लुएंसी हमारी मार खा जाती है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, किसी भी स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की अगर हम बात करें तो हमसे कहा जाता है थिंक इन इंग्लिश, लेकिन अगर आपको अभी हम कोई एक वर्ड दें या कोई एक सिचुएशन दें और आपको बोलें कि उसमें 3 या 4 लाइन आपको लिखनी है, तो आपके दिमाग में अचानक से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कुछ सोचना चालू करेंगे तो वो आप अपनी मदर टंग में सोचेंगे। सपोज़ मुझे अगर कुछ यहाँ पे मान लिया मैंगो पे मुझे 4 लाइन लिखना है, तो जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलेंगे वो हमारी मदर टंग में चलेंगे, बाद में हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो कहता है कि जब आप किसी नई भाषा को सीखने में अपनी मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उस दूसरी भाषा को सीखने में कोई थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करती है। अब कैसी बाधा? आपकी फ्लुएंसी मार खाती है। जैसे कि अगर हमको कन्वर्सेशन करना हो इंग्लिश में, किसी ने हमसे कुछ कहा, कोई एक स्टिमुलस मिला, अब उसका हमको रिस्पॉन्स करना है, या किसी ने कुछ क्वेश्चन किया या कुछ पूछा, हमें जवाब देना है। उसके क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में रिसीव किया, इंग्लिश में रिसीव करके हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका हिंदी में जवाब तैयार करके फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर हम जवाब देते हैं, तब तक कि बहुत देर हो जाती है। वहीं पे हमारी फ्लुएंसी मार खा जाती है। हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने के चक्कर में अपनी फ्लुएंसी को मिनिमाइज़ कर देते हैं। और डायरेक्ट मेथड ये कह के चलता है कि हाँ, ग्रामर इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो मेन एम्फेसिस है वो है कि आप बोलिए, आप फ्लुएंट होइए। और इसमें जो सिखाने का जो मेन बेसिस पॉइंट है, यानी कि टीचिंग का जो मेन बेसिस है, वो मदर टंग नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू आप उनको नई चीज़ें सिखाते हैं या नई भाषा सिखाते हैं। जैसे दिस इज़ एन एप्पल के लिए आपको उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह एक सेब है। आप एक रेड एप्पल लेके आएंगे या आप एक ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे एप्पल ड्रॉ कर देंगे या आप कोई पिक्चर दिखा देंगे और आप उनको सीधा सिखाएंगे दिस इज़ एन एप्पल। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह एक सेब है, यह मतलब दिस, एक मतलब एन। यहाँ पे आर्टिकल जो है, चूँकि एप्पल का ए है तो यहाँ ए एन द में से एन यूज़ होगा और एप्पल का मतलब सेब होता है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका डायरेक्ट मेथड है ये कहता है। अब हम आते हैं अपने बाइलिंगुअल मेथड पे। बाइलिंगुअल मेथड को मिडवे इसलिए बोला गया है कि ये कुछ चीज़ें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से लेता है और कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट मेथड से लेता है। अब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से ये लेता है क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, तो एक उनकी मदर टंग का यूज़ हम करेंगे उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में। ग्रामर मेथड से हमने ये लिया। अब जो दूसरा डायरेक्ट मेथड है उससे हम ये लेंगे कि उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू हम कोई चीज़ सिखाएंगे। जो यहाँ पे टीचिंग का यूनिट होगा वो सेंटेंस होगा। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर हुई कि बाइलिंगुअल मेथड जो है सीजे डॉटसन ने डेवलप किया है, ये एक रीसेंट मेथड है और ये एक मिडवे है। जो दो ओल्ड मेथड्स हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये दोनों के बीच का एक मिडवे है। ठीक है, इसमें हम 2 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। इसमें हम मदर टंग का यूज़ करेंगे उनको इंग्लिश सिखाने के लिए है, लेकिन मदर टंग का हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन जो ओल्ड मेथड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी तरह नहीं। हम यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसकी एक लिमिट होगी। अब वो कौन सी अंडरलाइंग फ़िलॉसफी है या वो कौन सा अजम्पशन या कौन सा अप्रोच है जिस पे ये मेथड काम करता है। तो अगर आप एक चीज़ देखें कि जब कोई बच्चा है वो अपनी मातृभाषा सीखता है तो जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है उसको वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करके सीखता है। कोई भी चीज़, कोई भी नया वर्ड हो या कोई भी नया सेंटेंस हो, जब वो बोलने सीखता है अपने मदर टंग में, तो उसके लिए आपको बहुत कोई स्पेशल एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें रियल में उसके साथ हो रही होती है। तो वो उनका जो कंसेप्ट है अपने दिमाग में पहले से बना लेता है। जैसे
एक आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे किसी बच्चे को हमको कहना है ये आम खाओ, सिखाना है कि आम और खाना, इसमें दो चीज़ें आई। तो जब उसकी मदर टंग में हम उसको वो चीज़ सिखाते हैं तो हम सिंपली एक आम उसको देते हैं और कहते हैं ये आम खाओ, तो वो सीख जाता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ मैंगो, या यह एक आम है और इसको उसको खाना है। लेकिन जब हम एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो दोबारा से उस सिचुएशन को रिक्रिएट करना ये एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। दोबारा से हम उसको अब एक आम दें और उसको बोलें ईट दिस मैंगो, ये आम खाओ पहले हमने सिखाया, अब हम सिखाएं ईट दिस मैंगो, तो दोनों के लिए वो सिचुएशन क्रिएट करना ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ये मेथड ये मान के चलता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन में उसने मदर टंग अपनी सीखी है, उन्हीं सिचुएशंस यानी कि उन्हीं मदर टंग के जो इंस्टेंसेस हैं, जो इक्विवेलेंट्स हैं, उनका यूज़ करके हम उसको फॉरेन लैंग्वेज सिखा दें। अब इस मेथड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इट एम्फेसाइजेस ऑन क्रिएटिंग सिचुएशंस बाय गिविंग द मदर टंग इक्विवेलेंस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स अनलाइक द डायरेक्ट मेथड। यानी ये जो रियल लाइफ सिचुएशन, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सीधा रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको लेके जाते हैं या वैसा सिचुएशन कुछ क्रिएट करते हैं, तब हम उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से तो ये सिखाना चाहता है लेकिन वही सेम सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। ये क्या करता है, कोई अगर वर्ड या कोई अगर सेंटेंस, जैसे सपोज पिछले वाले एग्जांपल में आम था, तो आम अगर आपको उसको मैंगो सिखाना है, चूँकि वो उसने आम सीख लिया है, रियल आम देख के उसने हिंदी में आम सीख लिया है, अब आप इंग्लिश में उसको मैंगो सिखा रहे हैं तो उसके लिए आपको रियल आम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका मदर टंग इक्विवेलेंट हिंदी यानी कि आम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग। इस मेथड से जब आप पढ़ाएंगे या कोई इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, छोटे बच्चों को जब क्लासरूम में आप ये इंग्लिश सिखाएंगे इस मेथड से पढ़ाते हुए, तो वहाँ पे जो यूनिट ऑफ टीचिंग का जो मेन, आपके शिक्षण की जो मेन इकाई होगी वो सेंटेंस होगी, वर्ड नहीं होगी। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि जो टीचिंग की बेसिस होती है या जो बेसिक पॉइंट होता है या जो मेन यूनिट होता है वो वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले आप उनको वर्ड मीनिंग सिखाते हैं, इसके बाद आप उनको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। लेकिन इस मेथड में जो आपका बेसिक यूनिट होगा टीचिंग का वो सीधा सेंटेंस होगा। फिर है रिगरस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंस पैटर्न्स। आप इसमें सेंटेंसेस को लेके उनकी रिगरस प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत सारे ड्रिल्स देते हैं नए नए सेंटेंसेस को सीखने के लिए। फिर है इट रिकमेंड्स द यूज़ ऑफ मदर टंग नॉट एग्जैक्टली लाइक द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप मदर टंग का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आपको पूरी तरीके से मदर टंग पे रिलाई नहीं करना है। सिर्फ आप उनकी जो मदर टंग है या जो उनकी मातृभाषा है उससे इक्विवेलेंट्स लेके आने हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ इंस्टेंसेस। ठीक है, आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाना है। ट्रांसलेशंस आर डन ओनली बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मैटर। इसमें क्या है, जो इंग्लिश का टीचर होगा वो जो ट्रांसलेशन का जो मदर टंग से जो वो इक्विवेलेंट्स लेके आएगा ट्रांसलेट करके समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीचर यूज़ करेगा। स्टूडेंट्स जो हैं मदर टंग का यूज़ नहीं करेंगे वाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग इज़ यूज ओनली ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, ग्रेजुअली इट कैन बी ड्रॉप्ड एज स्टूडेंट्स एडवांस इन लर्निंग। यानी शुरुआत में आप बहुत फ्रीक्वेंटली मदर टंग के इक्विवेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज में अपने आप को एडवांस करते जाते हैं, उनका एडवांसमेंट होता जाता है, आप जो मदर टंग के यूजेस हैं उसको घटा सकते हैं। अब ये मेथड जो है थोड़ा बहुत हो सकता है हमने समझना स्टार्ट कर दिया होगा। अब क्या है, अब आप कुछ एक क्रक्स पॉइंट्स में देखिए। बाइलिंगुअल मेथड 2 लैंग्वेजेस को लेके चलता है। सीजे डॉटसन ने इसको डेवलप किया है
और आप इसमें मदर टंग की हेल्प लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप मदर टंग पे रिलाई नहीं करते। आप इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस में उनको सिखाना चाहते हैं, लेकिन हर रियल लाइफ सिचुएशन के लिए आप उनको ऐसी सेटिंग नहीं प्रोवाइड करते। उसके लिए आप क्या करते हैं, उनकी मदर टंग से उसके इक्विवेलेंट्स वर्ड्स या सेंटेंसेस ले लेते हैं, उस माध्यम से आप उनको सिखाते हैं। इधर बीच मान लीजिए क्लास में देने के लिए एक एग्जाम्पल हम दें तो अगर हमें सिखाना है क्लास में कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक, तो उसको जब हम हिंदी में सिखाएंगे तो सिंपली एक किताब दे दिया और हम उसको बोल देंगे कि ये किताब है, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। अब आप उसको इंग्लिश में ये चीज़ सिखाएं, आई एम रीडिंग दिस बुक। अब पहला मेथड जो हमने बताया, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से जब आप पढ़ाएंगे तो सीधा ये सेंटेंस आप नहीं पढ़ा सकते, उससे पहले आपको वर्ड्स बताने होंगे। बुक, BOO के बुक मतलब किताब होता है, इसके पीछे, और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, रहा है, रही है। इसमें इज़ MR का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल हो। इसमें जो वर्ब है वो ING फॉर्म के साथ यूज़ होगी। आपने ग्रामर बताया, आपने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बताया, तब आप उसको इंग्लिश में ये सिखाएंगे, आई एम रीडिंग दिस बुक। आप अगर डायरेक्ट मेथड से सिखाएं तो आप हिंदी का बिल्कुल या उसकी मदर टंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये एक बुक लेंगे, आप वो बुक पढ़ेंगे, पढ़ के उनको दिखाएंगे और आप उनको बताएंगे आई एम रीडिंग दिस बुक। फिर किसी उन बच्चे के हाथ में बुक देंगे और उसको आप सिखाएंगे ही इज़ रीडिंग दैट बुक। बच्चे जो क्लास के होंगे वो इतना सीख जाएंगे कि दिस थिंग इज़ कॉल्ड बुक, और उसको जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने को हम रीडिंग कहते हैं। लेकिन जब आप इस मेथड से यानी कि बाइलिंगुअल मेथड से अगर आप पढ़ाएंगे तो उसमें अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में बुक ना भी प्रोवाइड कर पाएँ तो उस बुक के लिए आप किताब वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं, सिचुएशन आप वही दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को रियल लाइफ में वो जो सिचुएशन उसने मदर टंग यूज़ करते हुए जो सीखा हो, जो कंसेप्ट उसने यहाँ बनाया हो, उन सिचुएशन की डुप्लीकेटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें जिनको हम इक्विवेलेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे, आप उनकी मदर टंग से ले सकते हैं और उनको उनकी ये मदर टंग की सहायता से आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम अगर इसकी मेरिट्स देखें कि ये जो मेथड है इसके गुण क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं द टाइम एंड लेबर ऑफ द टीचर इज सेव्ड विच ही वुड हैव वेस्टेड इन क्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन। जैसा कि अभी हमने कहा कि हर चीज़ को सिखाने के लिए आपको रियल लाइफ सिचुएशन जो है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको इतना सारा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियसली आपका समय भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। सेकेंड वन इज़ दिस मेथड डज नॉट नीड रिगरसली ट्रेन टीचर्स, यानी कि जैसे जो बहुत सारे और इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स हैं उसमें बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेन टीचर चाहिए होते हैं, उतना इसमें ज़रूरत नहीं है कि एवरेज ट्रेन टीचर भी इस मेथड से आराम से पढ़ा सकता है। फिर है इट ऑल्सो स्ट्रेसेस स्पीच प्रैक्टिस, जैसे कि जो पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसने एक्यूरेटली लिखने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया लेकिन फ्लुएंटली बोलने पे जोर नहीं दिया, लेकिन ये जो मेथड है स्पीच प्रैक्टिस को भी एम्फेसाइज करता है, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस को भी एम्फेसाइज करता है। फिर है मच ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट नीडेड फॉर दिस मेथड, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। बिल्कुल ये रिकमेंडेड है कि आप जितना ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे आपकी लर्निंग उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी बच्चों की। लेकिन इसमें अगर आपके पास एवरेज नंबर ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, इट इज़ सूटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल दैट इज़ रूरल और अर्बन, यानी कि आपका जो स्कूल है आप जहाँ पढ़ा रहे हैं अगर वो ग्रामीण सेटिंग में हो या फिर शहरी व्यवस्था में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड दोनों जगह के लिए इक्वली एम्प्लॉयबल है। अब आपने मेरिट्स देख ली तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसकी डीमेरिट्स भी होंगी।
तो इसका सबसे पहला जो डीमेरिट है वह दिस मेथड इज़ स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, क्योंकि ये बहुत रीसेंट है, अभी भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि सही में ये सक्सेसफुल है भी या नहीं। दूसरा, ग्रामर इज़ नॉट टॉट सिस्टमेटिकली इन दिस मेथड। ग्रामर इसमें बहुत कम, ग्रामर को आप कम एम्फेसाइज करते हैं, आप सेंटेंस को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, आप बोलने को ज़्यादा, जो स्पीच पैटर्न्स है, प्रैक्टिस है, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरह आपका जो होल एंड सोल फोकस है वो ग्रामर पे कम होता है। फिर क्या है, इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट and I think sometimes impossible to find correct mother tongue equivalents। हर चीज़ के लिए उसकी मातृभाषा से तुरंत जो है वो इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लेना बहुत मुश्किल है, कई बार असंभव भी हो जाता है, क्योंकि सभी किसी न किसी भाषा की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती ही है। फिर है, इट इज़ नॉट यूज़फुल इन टीचिंग एबव जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी ये जो है छोटे बच्चों को सिखाने में कारगर हो सकता है इंग्लिश टीचिंग के लिए, लेकिन जूनियर हाई स्कूल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये जो मेथड है वो कम कारगर सिद्ध होगा। अब आपने इसके गुण भी देख लिए, आपने इसके दोष भी देख लिए, लेकिन अभी तक ये देखा गया है, जो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स अभी तक इसमें किए गए हैं या अभी तक जो पाया गया है कि ऑल्दो ये दोनों मेथड के बीच का एक रास्ता है, मिडवे है, तो जो दोनों मेथड्स की जो डिमेरिट्स हैं थोड़ी थोड़ी दोनों इसमें हैं, लेकिन जो प्लस पॉइंट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। जितने भी अभी तक एक्सपेरिमेंट्स या लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए कि इस मेथड से जो स्टूडेंट्स को आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं तो उनकी लर्निंग अदर मेथड से पढ़ाए हुए स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ में हमने देखा कि ये बाइलिंगुअल मेथड था इंग्लिश टीचिंग का। आप अपने सोर्सेज से भी कंसल्ट करें, आप बुक्स कंसल्ट करें या इंटरनेट पे सर्च करें, आपको जो ये PDF प्रोवाइड कर रहा है आप वो भी देखें और बाइलिंगुअल मेथड पे अपनी पकड़ और मजबूत करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।